नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजू है, या था। अब तो मैं बस एक छाया हूं, एक ऐसी आत्मा जो रात की स्याही में डूबी हुई है। मेरी आंखें अब सूनी हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है और मेरी आवाज, ये आवाज अब मेरी नहीं लगती। मैं जैसलमेर की उन रेतीली गलियों से हूं जहां रेगिस्तान की हवाएं राज छिपाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना राज सुनाने आई हूं। सुनो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी रातों को भी बेचैन कर सकते हैं। यह कहानी मेरी है, एक लड़की की जो कभी हंसती खेलती थी, लेकिन अब मैं उस हबशी जिन्न की कैद में हूं। वह काला, विशालकाय, आंखों में आगली हबशी जिन्न जो पीपल के उस प्राचीन पेड़ में बसता है। मैं तुम्हें बताती हूं जैसे कोई भूतिया साया अपनी कहानी सुना रहा हो, क्योंकि यह सच्ची घटना है। हर रात वह मुझे पुकारता है, अंजू आओ मेरे पास, और मैं जाती हूं, क्योंकि अब मेरी इच्छा मेरी नहीं रही। सुनो और डरो, क्योंकि यह कहानी खत्म नहीं होती, ये बस शुरू होती है। जैसलमेर, राजस्थान का वह सुनहरा शहर जहां रेत के टीलों पर सूरज की किरणें नाचती हैं और हवाएं सदियों पुराने राजों को फुसफुसाती हैं। इस शहर की एक तंग गली में, जहां मकानों की दीवारें मिट्टी और पत्थर की बनी थीं, बसा था एक छोटा सा घर। यह घर बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी दुनिया थी जो प्यार, हंसी और छोटी छोटी खुशियों से भरी थी। यह था अंजू का घर, उस लड़की का जिसकी कहानी सुनकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ सकती है। लेकिन उस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें उस परिवार के बारे में बताता हूं जो कभी खुशहाल था, और उस लड़की के बारे में जिसकी जिंदगी को एक हबशी जिन्न ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह परिवार जैसलमेर की एक छोटी सी बस्ती में रहता था। घर पुराना था, दीवारें समय के साथ कुछ जगहों पर टूटी फूटी थीं, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। घर की चौखट पर एक नीम का छोटा सा पेड़ था, जिसे हर सुबह एक औरत पानी देती थी। वह थी शांति, इस परिवार की धुरी, अंजू की मां। शांति एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उसकी रसोई में जादू था। सुबह के समय जब वह बाटी और खिचड़ी बनाती तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। मोहल्ले वाले मजाक में कहते, शांति भाभी, तुम्हारी खिचड़ी की खुशबू तो रेगिस्तान के पार तक जाती है। शांति बस मुस्कुरा देती और अपने काम में लग जाती। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए बेपनाह प्यार झलकता था। शांति का पति रामलाल एक छोटा सा व्यापारी था। उसकी मसाले और अनाज की दुकान स्थानीय बाजार में थी। रामलाल की दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी, और इसका कारण थी उसकी ईमानदारी। उसकी आवाज में एक ठसक थी जो सुनने वालों को भरोसा देती थी। वह अक्सर अपने ग्राहकों से कहता, जिंदगी में ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं। रामलाल का चेहरा सूरज की तरह चमकता था, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहता था, और इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। उसका सपना था कि उसका बेटा एक दिन उसका व्यापार संभाले और उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो। लेकिन उसकी बेटी अंजू कुछ और ही थी। अंजू इस परिवार की इकलौती बेटी थी। 19 साल की अंजू की सुंदरता की चर्चा पूरे मोहल्ले में थी। उसकी आंखें बादाम की तरह थीं, जिनमें एक गहरी चमक थी, जैसे रेगिस्तान की रात में तारे टिमटिमाते हों। उसकी त्वचा पर सूरज की किरणें चमकती थीं, और उसकी मुस्कान ऐसी थी कि लोग अपने दुख भूल जाते थे। लेकिन अंजू की सुंदरता में कुछ और भी था, एक रहस्य, एक आकर्षण जो शायद उसकी नियति का हिस्सा था। लोग कहते थे कि अंजू का जन्म उस रात हुआ था जब जैसलमेर में एक भयानक तूफान आया था। रेत के कण हवा में इस तरह उड़ रहे थे जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। उस रात आकाश में बिजली कड़क रही थी
और हवाएं ऐसी चीख रही थीं जैसे कोई अनजाना साया शहर के ऊपर मंडरा रहा हो। शायद यह एक संकेत था, लेकिन उस समय किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंजू का बड़ा भाई गोपाल कॉलेज में पढ़ता था। वह एक होनहार लड़का था जिसकी हंसी संक्रामक थी। जब वह हंसता तो पूरा घर गूंज उठता। गोपाल अपने पिता का व्यापार संभालने का सपना देखता था। वह अक्सर अंजू से मजाक करता, छोटी तू इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई राजकुमार ही मिलेगा। अंजू बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती। शायद वह खुद नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। गोपाल और अंजू की आपस में गहरी दोस्ती थी। वह उसे अपनी सारी बातें बताता और अंजू भी अपने भाई से कुछ नहीं छिपाती थी। लेकिन कुछ बातें थीं जो अंजू ने कभी किसी को नहीं बताईं। अंजू कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह हमेशा से थोड़ी अलग थी। बचपन में जब मोहल्ले के बच्चे रेत के टीले पर खेलते थे, अंजू अकेले बैठकर रेत पर चित्र बनाती थी। उसके चित्रों में अजीब सी आकृतियां होती थीं, कभी सायों की तरह, कभी पेड़ों की तरह, और कभी ऐसी जिन्हें देखकर लोग असहज हो जाते थे। उसकी मां उसे डांटती, अंजू तू इतना सोचती क्यों है, जा बच्चों के साथ खेल। लेकिन अंजू की दुनिया दूसरों से अलग थी। उसे पुरानी चीजों से प्यार था, पुराने मंदिर, खंडहर और खासकर जैसलमेर के आसपास बिखरे हुए उन प्राचीन पीपल के पेड़ों से, जिनके बारे में लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि उन पेड़ों में कुछ तो है जो रात के सन्नाटे में जागता है। लेकिन अंजू को ये कहानियां डराती नहीं थीं, उल्टा वे उसे आकर्षित करती थीं। अंजू को किताबें पढ़ने का शौक था। वह अपने पिता की छोटी सी अलमारी से पुरानी किताबें निकालती और रात रात भर पढ़ती रहती। उन किताबों में राजस्थान की लोक कथाएं थीं, जिनमें जिन्न, भूत और प्राचीन शक्तियों की कहानियां थीं। अंजू को ये कहानियां डराती नहीं थीं, वह उनके बारे में और जानना चाहती थी। वह अक्सर सोचती कि क्या वाकई में कोई ऐसी शक्ति है जो रेगिस्तान की रेत में छिपी हो। उसकी मां उसे डांटती, अंजू ये सब बेकार की बातें हैं, इन किताबों को छोड़ दे। लेकिन अंजू का मन नहीं मानता था। वह रात को अपने कमरे की छोटी सी खिड़की से बाहर देखती, जहां रेगिस्तान की सैर करने वाली हवाएं उसे पुकारती थीं। अंजू का कमरा घर के एक कोने में था। यह छोटा सा कमरा था जिसमें एक पलंग, एक छोटी सी मेज और कुछ किताबें थीं। दीवारों पर उसने कुछ चित्र बनाए थे, अजीब सी आकृतियां जो किसी को समझ नहीं आती थीं। उसका कमरा हमेशा सजा संवरा रहता था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सनसनी थी। रात को जब सब सो जाते, अंजू अपनी खिड़की खोल देती और बाहर देखती। उसे रेगिस्तान की सन्नाटे वाली रातें बहुत पसंद थीं। वह कहती, मां, रेगिस्तान में कुछ तो है, वह मुझसे बात करता है। शांति हंसकर टाल देती, लेकिन अंजू की बातें उसे कभी कभी डरा देती थीं। परिवार की जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें एक खास तरह की खुशहाली थी। शाम को जब रामलाल दुकान से लौटता तो पूरा परिवार आंगन में बैठता। शांति चाय बनाती, गोपाल अपने कॉलेज की बातें सुनाता और अंजू अपनी किताबों की दुनिया में खोई रहती। रामलाल अक्सर अपनी बेटी को देखकर कहता, अंजू तू मेरी राजकुमारी है, एक दिन तुझे ऐसा वर मिलेगा जो तुझे रानी बनाएगा। अंजू बस मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, जैसे वह कुछ और जानती हो। लेकिन यह खुशहाली ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन ऐसा आया जब अंजू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह दिन था जब परिवार पिकनिक के लिए गया था। उस दिन की बातें अभी भी अंजू की यादों में ताजा हैं, लेकिन अब वे यादें डरावनी बन चुकी हैं। उस दिन एक प्राचीन पीपल के पेड़ के पास कुछ ऐसा हुआ जिसने अंजू की जिंदगी को हबशी जिन्न की गिरफ्त में जकड़ लिया। वह पेड़ जो सदियों से जैसलमेर की रेत में खड़ा था, कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसमें कुछ था, कुछ ऐसा जो रात के सन्नाटे में जागता था, कुछ ऐसा जो अंजू को पुकारने वाला था। यह परिवार की खुशहाली की आखिरी तस्वीर थी। इसके बाद अंजू की जिंदगी एक ऐसी राह पर चल पड़ी जहां हर कदम पर साए मंडराने लगे। हबशी जिन्न, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, अब अंजू की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन उसकी कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। वह पिकनिक, वह पीपल का पेड़ और वह रात जब अंजू ने पहली बार उसकी पुकार सुनी, यह सब कुछ उस त्रासदी की शुरुआत थी
जो अंजू और उसके परिवार को अंधेरे में धकेलने वाली थी। जैसलमेर की रेत भरी हवाएं उस सुबह कुछ हल्की थीं, मानो सूरज ने रेगिस्तान को थोड़ा सुकून देने का फैसला किया हो। आसमान नीला था और उसमें बादल इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे कोई चित्रकार ने अपनी तूलिका से आकाश को सजाया हो। यह एक खास दिन था, क्योंकि अंजू का परिवार कई महीनों बाद एक साथ पिकनिक मनाने जा रहा था। अंजू, गोपाल, रामलाल और शांति, सबके चेहरों पर उत्साह की चमक थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह दिन, जो हंसी खुशी से शुरू हुआ था, एक ऐसी घटना की शुरुआत बनने वाला था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी उस हबशी जिन्न की है जो उस दिन पहली बार अंजू के करीब आया और जिसने उसकी जिंदगी को एक भयानक अंधेरे में धकेल दिया। सुबह का समय था और अंजू का घर हलचल से भरा हुआ था। शांति रसोई में जल्दी जल्दी खाने का सामान पैक कर रही थी। उसने बाटी बनाई थी जिसे वह दाल और चूरमे के साथ परोसने वाली थी। एक पुराने टिन के डिब्बे में उसने कुछ मठरी और नमकीन भी रखी थी। अंजू, जरा जल्दी कर, सूरज चढ़ने से पहले निकलना है, शांति ने आवाज लगाई। अंजू अपने कमरे में थी, एक साधारण सी सलवार कमीज पहन रही थी। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा की तरह एक अनजानी उदासी थी। वह जल्दी से तैयार हुई और अपनी मां की मदद करने रसोई में चली गई। गोपाल बाहर आंगन में एक पुरानी जीप की सफाई कर रहा था। यह जीप रामलाल की थी, जिसे वह बड़े जतन से रखता था। छोटी, आज मजा आएगा, गोपाल ने अंजू को देखकर कहा और उसने जवाब में एक हल्की सी मुस्कान दी। रामलाल अपने कमरे से निकला, हाथ में एक पुराना रेडियो लिए जो वह पिकनिक पर ले जाना चाहता था। चलो सब तैयार, आज कोई काम की बात नहीं, बस मस्ती करेंगे। उसकी आवाज में जोश था और यह सुनकर शांति भी मुस्कुरा दी। परिवार ने जीप में सामान लादा और निकल पड़ा। उनका मंजिल था जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा नखलिस्तान, जहां एक नदी बहती थी। ये नदी साल के ज्यादातर समय सूखी रहती थी, लेकिन बारिश के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आ जाता था और आसपास की हरियाली इसे एक खूबसूरत पिकनिक स्थल बनाती थी। रास्ते में जीप के रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और गोपाल गुनगुनाने लगा। अंजू खिड़की के पास बैठी थी, बाहर रेगिस्तान को निहार रही थी। रेत के टीले जो हवा के साथ बदलते रहते थे उसे हमेशा से आकर्षित करते थे। वह सोच रही थी कि इस रेगिस्तान में कितने राज छिपे होंगे। जब परिवार नखलिस्तान पहुंचा तो सूरज सिर के ऊपर चमक रहा था। नदी के किनारे कुछ हरे भरे पेड़ थे और पानी की हल्की सी धारा सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी एक विशाल पीपल का पेड़ जो नदी के किनारे अकेला खड़ा था। यह पेड़ इतना पुराना और विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थीं। उसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थीं और उसकी छाया में एक अजीब सी ठंडक थी। मोहल्ले में लोग इस पेड़ के बारे में बात करते थे। कुछ कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसमें कोई आत्मा बसती है। कुछ इसे हबशी जिन्न का ठिकाना कहते थे। लेकिन उस दिन अंजू के परिवार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे बस अपनी पिकनिक का आनंद लेना चाहते थे। शांति ने एक चटाई बिछाई और खाने का सामान निकाला। रामलाल ने रेडियो चालू किया और पुराने गाने की आवाज हवा में गूंजने लगी। गोपाल और अंजू नदी के किनारे दौड़ने लगे। गोपाल ने पानी में छींटे मारे और अंजू हंसते हुए भागने लगी। अरे रुक जा छोटी, गोपाल चिल्लाया, लेकिन अंजू तेजी से भाग रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी और एक पल के लिए सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर अंजू की नजर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। वह रुक गई। उसकी हंसी अचानक थम गई और उसकी आंखें उस विशाल पेड़ की ओर स्थिर हो गईं। पेड़ की छाया में एक अजीब सी सनसनी थी। हवा जो अभी तक हल्की और गर्म थी अब ठंडी और भारी लग रही थी। अंजू को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ अंजू? गोपाल ने दूर से पूछा, लेकिन अंजू ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। पेड़ की शाखाएं हल्की हवा में हिल रही थीं, लेकिन उनकी हलचल में कुछ असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंजू को पुकार रही हों। अंजू, इधर आ, खाना तैयार है। शांति की आवाज ने अंजू को चौंकाया। वह पलटी और अपनी मां की ओर देखा,
लेकिन उसकी आंखें बार बार पेड़ की ओर जा रही थीं। हाँ मां, आ रही हूं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। वह वापस चटाई की ओर चली गई, लेकिन उसका मन अब पिकनिक में नहीं था। वह बार बार पेड़ की ओर देख रही थी। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, क्या बात है छोटी, तू आज कुछ अजीब सी लग रही है। अंजू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी थी। कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। खाना खाते समय परिवार ने हंसी मजाक किया। रामलाल ने अपनी जवानी की कहानियां सुनाई और शांति ने गोपाल को उसकी बचपन की शरारतों के लिए चिढ़ाया। अंजू भी हंसी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह बार बार पेड़ की ओर देख रही थी। उसकी छाया अब और गहरी लग रही थी और उसकी शाखाओं में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अंजू को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, एक धीमी गहरी आवाज जो हवा में घुल रही थी। अंजू। उसने अपने कानों पर भरोसा नहीं किया और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। सूरज जो अभी तक चमक रहा था, बादलों के पीछे छिप गया। हवा तेज हो गई और उसमें एक अजीब सी सनसनी थी। लगता है बारिश आने वाली है, रामलाल ने कहा, और उसने जल्दी जल्दी सामान समेटना शुरू किया। शांति और गोपाल ने भी मदद की, लेकिन अंजू वहीं खड़ी रही, पेड़ की ओर देखते हुए। अंजू चल, गोपाल ने उसे कंधे पर थपथपाया और तब जाकर वह हिली। लेकिन जब वह जीप की ओर बढ़ी तो उसने पलटकर एक आखिरी बार पेड़ की ओर देखा। उसे लगा जैसे पेड़ की शाखाओं में एक काला साया हिला हो। परिवार जल्दी जल्दी जीप में बैठा और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई और बिजली की गड़गड़ाहट ने आसमान को चीर दिया। अंजू खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन अब वह रेगिस्तान को नहीं देख रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी और दुनिया में खो गई हो। गोपाल ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन अंजू ने जवाब नहीं दिया। शांति ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या हुआ बेटी, तू ठीक है ना? अंजू ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब परिवार घर पहुंचा तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अंजू का मन अब भी उस पेड़ के पास था। उस रात जब सब सो गए, अंजू अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, अंजू। यह आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि अंजू का शरीर कांप उठा। उसने खिड़की बंद कर दी और अपने पलंग पर बैठ गई, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि यह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह हबशी जिन्न की पुकार थी, जो उस दिन पिकनिक के दौरान उस पेड़ में उससे मिला था। यह पिकनिक का दिन जो खुशी से शुरू हुआ था, अब अंजू की जिंदगी का सबसे डरावना पल बन चुका था। वह पेड़, वह साया और वह आवाज, ये सब कुछ उसकी नियति का हिस्सा था। हबशी जिन्न ने उस दिन अंजू को चुन लिया था और अब वह उससे कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला था। यह दिन जो यादगार होने वाला था, अब एक भयानक कहानी की शुरुआत बन चुका था। जैसलमेर का रेगिस्तान अपने आप में एक रहस्यमयी किताब है, जिसके हर पन्ने पर कोई न कोई अनकही कहानी लिखी है। रेत के टीलों के बीच बिखरे खंडहर, प्राचीन कुएं और पुराने पेड़ इस शहर की आत्मा का हिस्सा हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा पीपल का पेड़ था जो न सिर्फ जैसलमेर की धरती पर खड़ा था, बल्कि सदियों से उसकी सायों में छिपे राजों का पहरेदार भी था। यह वही पेड़ था जिसने उस पिकनिक के दिन अंजू की नजरों को अपनी ओर खींचा था। यह पेड़ साधारण नहीं था। इसकी शाखाओं में हवा नहीं, बल्कि कुछ और फुसफुसाता था। इसकी जड़ों में समय नहीं, बल्कि कोई प्राचीन शक्ति कैद थी। लोग इसे हबशी जिन्न का ठिकाना कहते थे, और यह कहानी उसी पेड़ के खौफनाक रहस्य की है, उस रहस्य की जिसने अंजू की जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। उस पिकनिक के दिन जब अंजू का परिवार नखलिस्तान पहुंचा था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। नदी की हल्की सी धारा सूरज की रोशनी में चमक रही थी और हरे भरे पेड़ों की छाया में ठंडक थी। लेकिन उस विशाल पीपल के पेड़ की मौजूदगी कुछ अलग थी। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी दानव की उंगलियां धरती को जकड़ रही हों। इसकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी पूरी तरह इसके नीचे नहीं पहुंच पाती थीं।
छाया में एक अजीब सी ठंडक थी जो त्वचा को छूते ही रोंगटे खड़े कर देती थी। मोहल्ले के लोग इस पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे। कोई कहता कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है, कोई कहता कि यहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ लोग जो रात में इसके पास से गुजर चुके थे दावा करते थे कि उन्होंने एक काला साया देखा था, एक ऐसा साया जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। अंजू को उस दिन यह पेड़ अपनी ओर खींच रहा था। जब वह नदी के किनारे गोपाल के साथ खेल रही थी, उसकी नजर इस पेड़ पर पड़ी थी। उसकी हंसी अचानक थम गई थी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। उसकी आंखें पेड़ की शाखाओं पर टिकी थीं, जो हल्की हवा में हिल रही थीं, लेकिन यह हलचल सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे शाखाएं जीवित हों, जैसे वे अंजू को देख रही हों। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर उसकी जड़ों को छुआ था। जड़ें ठंडी थीं, इतनी ठंडी कि अंजू का शरीर कांप उठा था। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, अंजू। यह आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि उसने अपने कानों पर भरोसा नहीं किया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका मन बेचैन हो गया था। जैसलमेर में पीपल के पेड़ों के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ रात में आत्माओं का ठिकाना बन जाते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते थे कि इन पेड़ों में जिन्न बसते हैं, विशेषकर हबशी जिन्न, एक ऐसी प्राचीन शक्ति जो इंसानों की दुनिया से परे थी। हबशी जिन्न की कहानियां जैसलमेर के हर गांव और बस्ती में सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि यह जिन्न काले रंग का था, उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी इंसान उसके वश में हो जाता था। कुछ लोग कहते थे कि हबशी जिन्न उन लोगों को चुनता था जिनमें कोई खास बात होती थी, कोई ऐसी आत्मा जो उसकी शक्ति को आकर्षित करती थी। और अंजू अपनी रहस्यमयी सुंदरता और अजीब सी बेचैनी के साथ शायद उसी खास आत्मा में से एक थी। उस दिन जब अंजू पेड़ के पास खड़ी थी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। हवा में एक फुसफुसाहट थी जो सामान्य नहीं थी। यह फुसफुसाहट हवा की नहीं बल्कि किसी और चीज की थी। अंजू ने पेड़ की छाल पर हाथ फेरा था और उसे ऐसा लगा जैसे छाल में कोई धड़कन हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक पल के लिए उसे एक काला साया दिखाई दिया, एक विशालकाय आकृति जिसकी आंखें लाल थीं और जिसका शरीर धुएं की तरह हवा में तैर रहा था। उसने चौंक कर आंखें खोलीं और वह साया गायब हो गया था, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह क्या था? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब परिवार ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और घर की ओर निकला तो अंजू की नजरें बार बार उस पेड़ की ओर जा रही थीं। जीप में बैठकर भी वह पलट पलट कर पेड़ को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उसे देख रहा हो, जैसे उसकी शाखाएं उसे अलविदा कह रही हों। लेकिन यह अलविदा नहीं थी, यह एक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो अंजू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात जब परिवार घर पहुंचा तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अंजू का मन अब भी उस पेड़ के पास था। वह अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर रेगिस्तान को निहार रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसमें उसकी अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, अंजू। यह आवाज इतनी साफ थी कि उसने अपने कमरे की ओर देखा, यह सोचकर कि शायद कोई उसे बुला रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खिड़की बंद कर दी और अपने पलंग पर बैठ गई, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि यह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह हबशी जिन्न की पुकार थी जो उस पेड़ में बसता था। मोहल्ले में उस पेड़ के बारे में कई कहानियां थीं। एक बूढ़ा चरवाहा जिसका नाम भैरू था अक्सर बच्चों को इस पेड़ की कहानी सुनाता था। वह कहता था कि यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। सदियों पहले एक शक्तिशाली साधु ने इस पेड़ के नीचे तपस्या की थी, लेकिन उसकी तपस्या अधूरी रह गई थी क्योंकि एक जिन्न ने उसका पीछा किया था। वह जिन्न जो हबशी जिन्न के नाम से जाना जाता था, उस साधु की आत्मा को अपने वश में करना चाहता था। साधु ने अपनी आखिरी सांसों में उस जिन्न को इस पेड़ में कैद कर दिया था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कभी कभी आजाद हो जाता था।
भैरू कहता था, जो भी उस पेड़ के बहुत करीब जाता है वह जिन्न उसे चुन लेता है, और एक बार उसने किसी को चुन लिया तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता। अंजू को यह कहानी नहीं पता थी, लेकिन उस दिन उसने जो महसूस किया वह सामान्य नहीं था। उस रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पेड़ आ रहा था, उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें और वह साया, वह सब कुछ उसकी यादों में बस गया था। उसने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन फिर से वही आवाज सुनाई दी, अंजू मेरे पास आ। उसने डर से तकिया अपने चेहरे पर दबा लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। यह आवाज अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके भीतर घुस गया हो। अगले दिन अंजू ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि परिवार उसकी चिंता करे, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शांति ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तू ठीक? जैसलमेर की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। रेगिस्तान का सन्नाटा जो दिन में सुनहरा और जीवंत लगता है, रात के अंधेरे में एक भयावह चेहरा ले लेता है। हवा में फुसफुसाहट, दूर कहीं किसी जानवर की हल्की सी चीख और रेत के टीलों के बीच से उठती ठंडी सांसें, यह सब कुछ ऐसा है जैसे रेगिस्तान अपनी कहानियां सुनाने के लिए जाग उठता हो। लेकिन उस रात जब अंजू का परिवार पिकनिक से लौटा था, जैसलमेर का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कह रहा था। यह कहानी थी एक पुकार की, एक ऐसी पुकार की जो अंजू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह थी हबशी जिन्न की पहली पुकार, जो उस प्राचीन पीपल के पेड़ से शुरू हुई थी और अब अंजू के दिल और दिमाग में गूंज रही थी। पिकनिक के बाद जब परिवार घर लौटा तो बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी भारीपन था। अंजू का घर, जो हमेशा हंसी और गर्माहट से भरा रहता था, उस रात कुछ सुस्त सा लग रहा था। शांति ने जल्दी जल्दी रात का खाना बनाया और रामलाल ने दिन की थकान उतारने के लिए आंगन में अपनी पुरानी खटियां बिछा दी। गोपाल अपने कमरे में किताबें पढ़ रहा था और अंजू अपने छोटे से कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा उसे पुकार रहा था, लेकिन यह पुकार सामान्य नहीं थी। यह कोई हवा की साएं साएं नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसके भीतर तक उतर रहा था। अंजू ने खिड़की खोली और बाहर देखा। चांद की हल्की सी रोशनी रेत पर पड़ रही थी और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और तभी उसे वह आवाज सुनाई दी, अंजू। यह आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि उसका शरीर कांप उठा। उसने चौंक कर आंखें खोलीं और इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर भी सिर्फ सन्नाटा था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पलंग पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार खिड़की की ओर जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी हवा में घुली हुई थी। रात गहराती जा रही थी। घर में सब सो चुके थे। रामलाल की खर्राटों की आवाज आंगन से आ रही थी और शांति अपने कमरे में गहरी नींद में थी। गोपाल का कमरा बंद था और उसकी मेज पर रखी किताबें खुली पड़ी थीं, लेकिन अंजू की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने पलंग पर लेटी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही पीपल का पेड़ आ रहा था, उसकी घनी शाखाएं, उसकी ठंडी जड़ें और वह साया जो उसने पल भर के लिए देखा था। उसने तकिया अपने चेहरे पर दबा लिया, लेकिन वह आवाज फिर से गूंजी, अंजू मेरे पास आ। यह आवाज अब और साफ थी और इस बार यह उसके दिमाग में नहीं, बल्कि कमरे में गूंज रही थी। अंजू ने डर से तकिया हटाया और कमरे में देखा। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने बिस्तर के पास रखी माचिस उठाई और एक दिया जलाया। दिए की हल्की सी रोशनी ने कमरे को थोड़ा उजाला दिया, लेकिन उस रोशनी में भी कुछ गलत सा लग रहा था। दीवारों पर पड़ रही छायाएं सामान्य नहीं थीं। वे हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आकृति कमरे में घूम रही हो। अंजू की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे खिड़की से एक हल्की सी ठक ठक की आवाज सुनाई दी। वह डर से उछल पड़ी और खिड़की की ओर देखा। खिड़की बंद थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई बाहर खड़ा हो। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ी।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखा। चांद की रोशनी में रेत चमक रही थी, लेकिन वहां कुछ और भी था। एक काला साया जो पल भर के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। अंजू ने खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें डर से भरी थीं। ये क्या था? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह वापस अपने पलंग पर बैठ गई और दिए की लौ को देखने लगी, लेकिन लौ अब स्थिर नहीं थी। वह हिल रही थी, जैसे कोई हवा का झोंका उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। रात के 12 से 12:30 बजे होंगे। अंजू अब पूरी तरह जाग रही थी। वह अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेली नहीं है। वह आवाज फिर से आई, अंजू, बाहर आ। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि अंजू को लगा जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो। उसने अपने कानों को हाथों से ढक लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ये अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके भीतर घुस गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कीं, लेकिन उसके सामने वही पीपल का पेड़ उभर आया। उसकी शाखाएं अब और डरावनी लग रही थीं, जैसे वे जीवित हों और उसे अपनी ओर खींच रही हों। अंजू को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर उसका नहीं रहा। उसकी टांगें अपने आप उठीं और वह खिड़की की ओर बढ़ने लगी। उसका मन चीख रहा था कि वह रुके, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। रेगिस्तान का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। चांद की रोशनी में उसे फिर से वही साया दिखा, एक काला विशालकाय साया जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। यह साया अब और करीब था। अंजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी पुकार अब और तेज हो गई थी, अंजू, मेरे पास आ। तभी बाहर से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आई और अंजू का शरीर झटके से हिल गया। वह पीछे हटी और खिड़की बंद कर दी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वह पलंग पर गिर पड़ी और अपने घुटनों को सीने से चिपका लिया। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह रात भर जागती रही और हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे वही साया दिखता। वह आवाज अब उसके दिमाग में बस गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर घुस गया हो। सुबह होने तक अंजू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। जब शांति ने उसे सुबह उठाया तो उसने अंजू के चेहरे को देखकर चिंता जताई। क्या हुआ बेटी, तू रात भर सोई नहीं? अंजू ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, हां मां, बस थोड़ा सिरदर्द है। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई साधारण सिरदर्द नहीं था। यह हबशी जिन्न की पुकार थी जो अब हर रात उसे बुलाने वाली थी। उस दिन अंजू ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार उसकी चिंता करे, लेकिन उसका मन अब उस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि यह पुकार क्या थी, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह हबशी जिन्न की आवाज थी जो उस पेड़ में बसता था, और अब उसने अंजू को चुन लिया था। यह पहली रात थी जब हबशी जिन्न ने अंजू को पुकारा था, और यह पुकार अब हर रात गूंजने वाली थी। अंजू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह साया, वह आवाज और वह डर, यह सब कुछ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। जैसलमेर की रातें पहले कभी इतनी भारी नहीं लगी थीं। रेगिस्तान का सन्नाटा जो कभी अंजू को सुकून देता था, अब एक अनजाने डर का आलम बन चुका था। वह पिकनिक का दिन, वह पीपल का पेड़ और वह पहली रात की रहस्यमयी पुकार, ये सब कुछ अब अंजू के दिमाग में एक भयानक साए की तरह बस गया था। वह साया जो हर रात उसके करीब आ रहा था, वह आवाज जो हर रात उसे पुकार रही थी, यह हबशी जिन्न की मौजूदगी थी जो अब अंजू की जिंदगी पर छा रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसका शरीर और मन अब उसके अपने नहीं रहे थे। यह कहानी है उस बढ़ते हुए साए की जो अंजू को अपनी गिरफ्त में ले रहा था, और उस बेचैनी की जो अब उसकी हर सांस में समा रही थी। पहली रात की पुकार के बाद अंजू की नींद उड़ चुकी थी। सुबह जब वह उठी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और उसकी मुस्कान जो कभी मोहल्ले की जान थी, अब कहीं खो गई थी। शांति ने उसे देखकर चिंता जताई,
अंजू, तू ठीक है ना? रात भर जाग रही थी क्या? अंजू ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, हाँ मां, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन यह कोई साधारण सिर दर्द नहीं था। यह उस हबशी जिन्न की पुकार थी जो अब हर रात उसे बुलाने वाली थी। अंजू ने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप या भाई उसकी चिंता करें, लेकिन उसका मन अब उस पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था और उसकी आंखों के सामने बार बार वही काला साया उभर रहा था। दिन के समय अंजू ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आने की कोशिश की। वह अपनी मां के साथ रसोई में काम करती, गोपाल के साथ हंसी मजाक करती और अपने पिता की दुकान पर जाकर उनकी मदद करती। लेकिन उसका मन कहीं और था। वह बार बार उस पिकनिक के दिन को याद करती जब उसने उस पीपल के पेड़ को छुआ था। उसे उसकी ठंडी जड़ें, उसकी घनी शाखाएं और वह फुसफुसाहट याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ अब भी उसे देख रहा हो, जैसे वह उसका पीछा कर रहा हो। दिन में भी जब वह घर के आंगन में बैठती, उसे हवा में एक अजीब सी सनसनी महसूस होती। ये सनसनी हल्की थी, लेकिन इतनी थी कि उसका मन बेचैन हो जाता। रातें अब अंजू के लिए एक डरावना सपना बन चुकी थीं। हर रात जब घड़ी 12 बजाने की तैयारी करती, वह आवाज फिर से शुरू हो जाती, अंजू, मेरे पास आ। यह आवाज इतनी गहरी और ठंडी थी कि अंजू का शरीर कांप उठता। वह अपने कमरे में अकेली होती, लेकिन उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ है। वह दिया जलाती, लेकिन दिए की लौ हिलती रहती, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। वह खिड़की बंद रखती, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता जैसे कोई बाहर खड़ा हो। रात के सन्नाटे में वह साया अब और साफ होता जा रहा था। यह एक काला, विशालकाय साया था, जिसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। यह हबशी जिन्न था जो अब हर रात अंजू को पुकार रहा था। दूसरी रात अंजू ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसने सोचा कि शायद इससे वह आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन रात के 12:30 बजे वह आवाज फिर से आई, अंजू, बाहर आ। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। उसने अपने कानों को हाथों से ढक लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। यह अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके भीतर घुस गया हो। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके सामने वही साया उभर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हवा में तैर रहा था। अंजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह साया अब और करीब आ रहा था और उसकी पुकार अब और तेज हो रही थी। अंजू का शरीर अब उसका नहीं रहा था। उसकी टांगें अपने आप उठीं और वह दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसका मन चीख रहा था कि वह रुके, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने दरवाजा खोला और बाहर आंगन में कदम रखा। रेगिस्तान का सन्नाटा अब और गहरा था। चांद की रोशनी में रेत चमक रही थी, लेकिन उस चमक में कुछ गलत सा था। अंजू ने देखा कि आंगन के एक कोने में एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। अंजू, उसने फिर से पुकारा और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। अंजू का शरीर कांप उठा और वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा और वह साया पल भर में गायब हो गया। अंजू वापस अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वह पलंग पर गिर पड़ी और अपने घुटनों को सीने से चिपका लिया। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह रात भर जागती रही और हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे वही साया दिखता। वह आवाज अब उसके दिमाग में बस गई थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर घुस गया हो। दिन बीतते गए और अंजू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह दिन में भी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और उसकी आंखें हमेशा थकी थकी रहती थीं। शांति ने कई बार उससे पूछा, बेटी, तुझे क्या हुआ है? तू कुछ बता क्यों नहीं रही? लेकिन अंजू कुछ नहीं कहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार उसकी इस हालत को देखे, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई साधारण डर नहीं था। यह हबशी जिन्न की शक्ति थी जो अब उसे अपने वश में कर रही थी। हर रात वह पुकार और तेज होती जा रही थी। तीसरी रात अंजू ने अपने कमरे में एक ताबीज बांध लिया। यह ताबीज उसे उसकी दादी ने दिया था
जब वह छोटी थी उसने सोचा कि शायद यह उसे बचा लेगा, लेकिन जब रात के 2 बजे वह आवाज फिर से आई, अंजू मेरे पास आ, तो ताबीज भी बेकार साबित हुआ। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने मूर्ति के सामने दिया जलाया और प्रार्थना करने लगी, लेकिन दिए की लौ फिर से हिलने लगी और वह साया फिर से उभर आया। इस बार वह साया और साफ था। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थीं, वे आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर अब धुएं की तरह नहीं बल्कि एक ठोस आकृति की तरह दिख रहा था। अंजू ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई वहम नहीं था। यह हबशी जिन्न था जो अब हर रात उसके और करीब आ रहा था। उसकी पुकार अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह एक शक्ति थी जो अंजू के मन और शरीर को अपने वश में कर रही थी। वह रातें जो कभी अंजू के लिए सुकून का समय थीं, अब एक डरावना सपना बन चुकी थीं। अंजू की बेचैनी अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं थी। दिन में भी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह बाजार जाती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। जब वह रसोई में अपनी मां के साथ काम करती तो उसे हवा में एक ठंडी सनसनी महसूस होती, और जब वह अपने कमरे में अकेली होती तो उसे दीवारों पर हिलती हुई छायाएं दिखतीं। वह साया अब हर जगह था, उसके कमरे में, उसके आंगन में और उसके दिमाग में। एक दिन जब अंजू अपनी मां के साथ मंदिर गई तो उसे वहां भी सुकून नहीं मिला। मंदिर की घंटियों की आवाज में भी उसे वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी। अंजू, उसने पुजारी से ताबीज मांगा, लेकिन जब उसने ताबीज पहना तो उसे ऐसा लगा जैसे वह और भारी हो गया हो। वह साया अब सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन में भी उसे तंग करने लगा था। अंजू की जिंदगी अब एक जाल बन चुकी थी और वह उस जाल में फंसती जा रही थी। उसके परिवार को अभी तक कुछ नहीं पता था। गोपाल ने कई बार उससे पूछा, छोटी, तू इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी है? लेकिन अंजू सिर्फ मुस्कुरा देती और बात टाल देती। वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार उसकी इस हालत को देखे, लेकिन उसकी बेचैनी अब छिपाई नहीं छिप रही थी। उसका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था और उसकी आंखें अब खाली खाली लगती थीं। हबशी जिन्न का साया अब हर पल उसके साथ था और उसकी पुकार अब हर रात और तेज होती जा रही थी। अंजू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह साया, वह आवाज और वह डर, ये सब कुछ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, और यह डर अब और बढ़ने वाला था क्योंकि हबशी जिन्न ने उसे पूरी तरह अपने वश में करने का फैसला कर लिया था। जैसलमेर की रातें अब अंजू के लिए एक अनंत काल की तरह थीं, जहां हर पल एक नया डर लेकर आता था। वह हबशी जिन्न जिसने उस पिकनिक के दिन उसे चुना था अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसकी पुकार जो पहले रात के सन्नाटे में गूंजती थी अब दिन के उजाले में भी अंजू को तंग करने लगी थी। उसका शरीर जो कभी रेगिस्तान की सुनहरी धूप में चमकता था अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी आंखों की चमक खो रही थी और उसकी मुस्कान अब एक दूर का सपना बन चुकी थी। अंजू की बेचैनी अब सिर्फ उसके मन तक सीमित नहीं थी, यह उसके शरीर पर भी हावी हो रही थी। और उसका परिवार जो हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था अब एक अनजाने डर की चपेट में आ रहा था। यह कहानी है उस अंजू की जो दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी, और उस परिवार की जिसकी चिंता अब एक बोझ बन चुकी थी। पहली रात की पुकार के बाद से अंजू की जिंदगी बदल चुकी थी। हर रात जब घड़ी 12 बजाने की तैयारी करती वह आवाज फिर से गूंजती, अंजू मेरे पास आ। यह आवाज अब सिर्फ उसके कानों में नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग में भी बस गई थी। वह रातें जो कभी उसे सुकून देती थीं अब एक डरावना सपना बन चुकी थीं। वह अपने कमरे में दिया जलाती, ताबीज पहनती और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन कुछ भी उस हबशी जिन्न की शक्ति को रोक नहीं पा रहा था। उसका साया अब हर जगह था, उसके कमरे की दीवारों पर, आंगन के कोने में और यहां तक कि उसकी अपनी सांसों में। दिन बीतते गए और अंजू की हालत बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे। उसकी त्वचा जो कभी सूरज की तरह चमकती थी अब सूखी और बेजान हो गई थी।
वह पहले की तरह खाना नहीं खाती थी। शांति की बनाई बाटी और खिचड़ी, जो उसे बहुत पसंद थी, अब उसे बेस्वाद लगती थी। वह दिन में भी थकी थकी रहती थी और उसकी हंसी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। गोपाल ने कई बार उससे मजाक करने की कोशिश की। छोटी, तू अब हंसती क्यों नहीं? कोई राजकुमार तुझे ले गया क्या? लेकिन अंजू की मुस्कान बनावटी थी और उसकी आंखें खाली खाली। शांति ने सबसे पहले अंजू की हालत पर ध्यान दिया। एक सुबह जब अंजू रसोई में उसकी मदद करने आई तो शांति ने उसके चेहरे को गौर से देखा। अंजू, तू इतनी कमजोर क्यों हो रही है? तुझे कुछ हुआ है क्या? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन अंजू ने बात टाल दी। कुछ नहीं मां, बस थकान है। लेकिन शांति का ममता भरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसने रामलाल से बात की। रामलाल, हमारी अंजू को कुछ हो गया है, वह पहले जैसी नहीं है। रामलाल ने भी अंजू को देखा और उसकी हालत देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। शायद उसे कोई बीमारी हो, उसने कहा। कल उसे वैद्य के पास ले चलते हैं। अगले दिन रामलाल अंजू को स्थानीय वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने अंजू की नब्ज देखी, उसकी आंखें जांची और कुछ जड़ी बूटियां दी। यह लड़की को कमजोरी है, वैद्य ने कहा। इसे अच्छा खाना दो और रात को जल्दी सुलाओ। लेकिन अंजू जानती थी कि यह कोई साधारण कमजोरी नहीं थी। यह हबशी जिन्न की शक्ति थी जो उसे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। वह वैद्य की दवाइयां लेती, लेकिन उसका शरीर और मन उसकी बात नहीं मान रहे थे। हर रात वह साया और करीब आ रहा था और उसकी पुकार और तेज हो रही थी। गोपाल ने भी अंजू की हालत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी बेचैनी उसे परेशान कर रही थी। एक दिन जब वह कॉलेज से लौटा तो उसने अंजू को आंगन में बैठे हुए देखा। वह एक पुरानी किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें किताब पर नहीं थीं। वह कहीं और खोई हुई थी। छोटी, तू मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही? गोपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अंजू ने चौंक कर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर छलक गया। कुछ नहीं भैया, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। गोपाल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अंजू, तू मेरी बहन है, अगर कुछ है तो मुझे बता। लेकिन अंजू ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप हो गई। रातें अब अंजू के लिए एक यातना बन चुकी थीं। हर रात वह आवाज और साफ होती जा रही थी। अंजू, मेरे पास आ। वह साया अब सिर्फ खिड़की के बाहर नहीं था, वह उसके कमरे में घुस आया था। एक रात जब अंजू अपने पलंग पर लेटी थी, उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो। उसने आंखें खोलीं और दिए की हल्की सी रोशनी में उसे वह साया दिखा। यह अब सिर्फ एक धुआं नहीं था, यह एक ठोस आकृति थी, काला, विशालकाय, और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अंजू, उसने पुकारा, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। अंजू का शरीर कांप उठा और वह चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने अंजू के चेहरे पर अपनी ठंडी उंगलियां फेरीं। अंजू का शरीर जड़ हो गया और उसकी आंखें डर से फैल गईं। तभी बाहर से एक मुर्गे की बांग सुनाई दी और वह साया पल भर में गायब हो गया। अंजू ने अपनी सांसें संभाली और अपने आप को बिस्तर पर खींच लिया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। वह रात भर जागती रही और सुबह होने तक उसकी हालत और खराब हो गई थी। उसका चेहरा अब और पीला पड़ गया था और उसकी आंखें खाली खाली थीं। शांति ने उसे देखकर चीख मार दी, रामलाल, हमारी बेटी को क्या हो रहा है? यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। रामलाल भी अब डर गया था। उसने अंजू को गले लगाया और कहा, बेटी, तू हमें बता, तुझे क्या हुआ है? लेकिन अंजू चुप रही। वह नहीं चाहती थी कि उसका परिवार उस हबशी जिन्न की सच्चाई जाने। परिवार ने अब गांव के एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। यह तांत्रिक, जिसका नाम पंडित रामदास था, गांव में अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए मशहूर था। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं और जिसके पास हर बीमारी और हर समस्या का इलाज था। जब वह अंजू के घर आया तो उसने अंजू को देखा और उसकी नब्ज पकड़ी। यह लड़की किसी बुरी शक्ति के चंगुल में है, उसने गंभीर आवाज में कहा। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसके पीछे कोई साया है। शांति और रामलाल की सांसें थम गईं। कैसा साया? रामलाल ने पूछा।
पंडित रामदास ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र पढ़े। फिर उसने कहा, यह हबशी जिन्न है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्राचीन शक्ति है जो इस लड़की को चुन चुकी है। शांति ने रोते हुए पूछा, हमारी बेटी को क्या हो गया है, हम उसे कैसे बचाएं? पंडित रामदास ने कुछ ताबीज और मंत्र दिए और कहा कि वह एक विशेष पूजा करेगा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक डर था। वह जानता था कि हबशी जिन्न को हराना आसान नहीं था। उसने परिवार को सख्त हिदायत दी कि अंजू को रात में अकेले न छोड़ा जाए, लेकिन अंजू जानती थी कि कोई ताबीज, कोई मंत्र और कोई पूजा उसे उस साये से नहीं बचा सकती थी। वह साया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और वह दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। परिवार की चिंता अब एक बोझ बन चुकी थी। शांति रात रात भर जागकर अंजू के पास बैठती थी। रामलाल ने अपनी दुकान पर कम समय बिताना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी बेटी की देखभाल कर सके। गोपाल ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और अपनी बहन के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, लेकिन अंजू की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। वह दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी और उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। हबशी जिन्न की शक्ति अब और मजबूत हो रही थी और अंजू उसकी गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुकी थी। यह डर, यह साया और यह बेचैनी, यह सब कुछ अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और अब एक और भयानक सत्य सामने आने वाला था जो इस परिवार को पूरी तरह तोड़ने वाला था। जैसलमेर की रातें अब सिर्फ सन्नाटे की नहीं थीं, वे उस हबशी जिन्न की चीखों का ठिकाना बन चुकी थीं जो अंजू की जिंदगी को निगल रहा था। वह प्राचीन पीपल का पेड़ जिसने उस पिकनिक के दिन अंजू को अपनी ओर खींचा था, अब उसकी हर सांस में समा चुका था। उसकी पुकार जो पहले रात के सन्नाटे में गूंजती थी, अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो अंजू के शरीर और आत्मा को अपने वश में कर रही थी। अंजू की बेचैनी, उसकी कमजोरी और उसका डर अब चरम पर था, लेकिन अब तक जो कुछ हुआ था वह तो बस शुरुआत थी। हबशी जिन्न अब सिर्फ पुकारने तक सीमित नहीं था, वह अब हमला करने वाला था। यह कहानी है उस भयानक रात की जब हबशी जिन्न ने अंजू पर अपना सबसे डरावना हमला किया और उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अंजू की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका था। शांति रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। रामलाल की दुकान अब ज्यादातर बंद रहने लगी थी क्योंकि वह अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा था। गोपाल ने कॉलेज छोड़ दिया था और अपनी बहन के पास हर वक्त रहता था। पंडित रामदास की पूजाएं, ताबीज और मंत्र सब बेकार साबित हो रहे थे। अंजू का चेहरा अब एक कंकाल की तरह दिखने लगा था। उसकी आंखें गहरी खोह में धंस गई थीं और उसकी त्वचा इतनी सूखी थी कि वह छूने में कागज की तरह लगती थी। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखों की खालीपन। वह चमक जो कभी मोहल्ले की जान थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। हर रात जब घड़ी 12 बजाने की तैयारी करती, वह आवाज फिर से शुरू हो जाती थी, अंजू मेरे पास आ। लेकिन अब यह आवाज सिर्फ एक पुकार नहीं थी, यह एक आदेश था, एक ऐसी शक्ति जो अंजू के शरीर को अपने वश में कर रही थी। वह रातें जो पहले डरावनी थीं, अब एक यातना बन चुकी थीं। अंजू अपने कमरे में अकेली नहीं रहती थी। वह साया अब हर जगह था, उसकी दीवारों पर, उसके बिस्तर के पास और उसके दिमाग में। शांति ने कई बार उसका दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अंजू हर रात अपने आप दरवाजा खोल देती थी, जैसे कोई उसे बाहर खींच रहा हो। उस रात जो परिवार के लिए सबसे भयानक बनने वाली थी, जैसलमेर का सन्नाटा और गहरा था। आसमान में चांद नहीं था और रेत पर अंधेरा इस तरह छाया था जैसे कोई काला पर्दा पूरे शहर को ढक रहा हो। अंजू अपने कमरे में थी, लेकिन उस रात शांति उसके पास बैठी थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अंजू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी तू मुझे बता, तुझे क्या हो रहा है? मैं तेरी मां हूं, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन अंजू ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज गायब थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ हिल नहीं रहे थे। रात के 12:30 बजे होंगे। शांति ने अंजू के माथे पर हाथ रखा और उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दिए की लौ जो अभी तक जल रही थी, अचानक बुझ गई।
शांति ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा हो। अंजू! एक गहरी ठंडी आवाज कमरे में गूंजी। शांति का शरीर कांप उठा। उसने अंजू को गले लगाया और चीखी, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अंजू की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी नजरें छत की ओर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन यह चमक उसकी नहीं थी, यह हबशी जिन्न की थी। अंजू का शरीर अचानक झटके से हिलने लगा। वह अपने पलंग से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। शांति ने उसे रोकने की कोशिश की। अंजू, रुक, तू कहां जा रही है? लेकिन अंजू रुकी नहीं। उसका शरीर अब उसका नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा एक पत्थर की तरह बेजान था। शांति ने चीख कर रामलाल को बुलाया, रामलाल, जल्दी आ, कुछ हो रहा है। रामलाल और गोपाल दौड़कर कमरे में आए, लेकिन तब तक अंजू दरवाजा खोलकर आंगन में चली गई थी। आंगन में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर धुएं की तरह हवा में तैर रहा था। अंजू! उसने फिर से पुकारा और इस बार उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरे घर में गूंज उठी। अंजू उस साए की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई कठपुतली जिसके धागे किसी और के हाथ में हों। रामलाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि रामलाल के हाथ कांप उठे। यह क्या है? उसने चीख कर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ वह साया था जो अब और करीब आ रहा था। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और अंजू को पकड़ लिया। छोटी, रुक! उसने चीखा, लेकिन अंजू ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गोपाल को डरा गई। यह मेरी अंजू नहीं है, उसने सोचा, और उसका दिल डर से बैठ गया। शांति रो रही थी और उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस साए पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह अब और साफ हो रहा था, एक विशालकाय आकृति जिसका शरीर काला था और जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अंजू मेरी है, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि घर की दीवारें कांप उठीं। तभी हबशी जिन्न ने अपना हमला किया। उसने अपनी ठंडी उंगलियां अंजू के चेहरे पर फेरीं और अंजू का शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी चीख में दर्द नहीं, बल्कि कुछ और था। यह एक ऐसी चीख थी जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। शांति और रामलाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर भी ठंडा पड़ गया था। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अंजू को उठाकर कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसने गोपाल की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी शक्ति थी कि गोपाल का शरीर जड़ हो गया। यह मेरी अंजू है, हबशी जिन्न ने फिर से कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक विजयी ठसक थी। उसने अंजू के शरीर को हवा में उठा लिया, जैसे वह कोई कठपुतली हो। अंजू की आंखें अब पूरी तरह खाली थीं और उसका चेहरा बेजान था। शांति चीख रही थी, रामलाल मंत्र पढ़ रहा था और गोपाल अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हबशी जिन्न की शक्ति अब किसी को रोकने वाली नहीं थी। उसने अंजू को अपने साथ ले लिया और एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वह साया गायब हो गया। जब अंजू की आंखें खुलीं तो वह अपने पलंग पर थी। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। शांति, रामलाल और गोपाल उसके पास बैठे थे और उनके चेहरों पर डर और सदमा साफ दिख रहा था। अंजू, तू ठीक है? शांति ने रोते हुए पूछा, लेकिन अंजू कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें अब और खाली थीं और उसका शरीर और कमजोर हो गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसका पेट। वह हल्का सा उभर रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके भीतर पल रही हो। परिवार को अभी तक नहीं पता था कि हबशी जिन्न ने अंजू पर क्या हमला किया था, लेकिन अंजू जानती थी। वह उस रात को महसूस कर चुकी थी कि वह अब सिर्फ अपनी नहीं थी। हबशी जिन्न ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और उसकी शक्ति अब अंजू के शरीर में बस रही थी। यह हमला सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसी शुरुआत थी जो अंजू और उसके परिवार को एक अनसुलझे अंधेरे में धकेलने वाली थी। जैसलमेर का रेगिस्तान, जो कभी सूरज की रोशनी में सुनहरा चमकता था, अब अंजू के परिवार के लिए एक अनंत अंधेरे की तरह लगने लगा था। वह घर, जो कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था, अब सन्नाटे और डर की चपेट में था।
अंजू, उनकी इकलौती बेटी, वह लड़की जिसकी मुस्कान मोहल्ले की जान थी, अब एक ऐसी साया बन चुकी थी जो न जीवित थी न मृत। हबशी जिन्न का भयानक हमला उस रात अंजू के शरीर और आत्मा को छीन चुका था, लेकिन उस हमले का सबसे भयावह परिणाम अब सामने आया था। अंजू गर्भवती थी, एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ उसे बल्कि पूरे परिवार को सदमे में डुबो देने वाली थी। यह कहानी है उस परिवार की जो अपनी बेटी को बचाने की हर कोशिश में टूट चुका था, और उस अनसुलझे अंत की जो आज भी जैसलमेर की रेत में गूंजता है। उस भयानक रात के बाद जब हबशी जिन्न ने अंजू पर हमला किया था, परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अंजू का शरीर अब सिर्फ एक खोल था, उसकी आंखें खाली थीं, उसका चेहरा पीला और बेजान था, और उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि लगता था जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हुई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसका पेट, जो अब हल्का हल्का उभर रहा था। शांति ने सबसे पहले यह नोटिस किया। एक सुबह जब वह अंजू को नहलाने की कोशिश कर रही थी, उसने उसके पेट पर हाथ रखा और एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। यह क्या है? उसने डर से पूछा, लेकिन अंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस छत की ओर टिकी थीं, जैसे वह किसी और की मौजूदगी को महसूस कर रही हो। शांति ने रामलाल को बुलाया और रोते हुए बताया, हमारी अंजू, उसकी हालत, यह क्या हो रहा है? रामलाल ने अंजू को देखा और उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? हमारी बेटी की अभी शादी भी नहीं हुई। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा था समाज का डर। जैसलमेर जैसे छोटे शहर में, जहां हर गली में अफवाहें हवा की तरह फैलती थीं, यह खबर परिवार के लिए विनाशकारी थी। गोपाल, जो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, यह सुनकर स्तब्ध रह गया। यह कोई बीमारी नहीं है, उसने कहा, यह उस साये का काम है, वह हबशी जिन्न। उसने हमारी अंजू को बर्बाद कर दिया। परिवार ने फिर से पंडित रामदास को बुलाया। बूढ़ा तांत्रिक, जिसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं, अब और गंभीर लग रहा था। उसने अंजू को देखा, उसके पेट पर हाथ रखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। यह हबशी जिन्न की संतान है, उसने धीमी आवाज में कहा। यह कोई इंसानी बच्चा नहीं है, यह उसकी शक्ति है जो इस लड़की के भीतर पल रही है। शांति ने यह सुनकर चीख मार दी और अंजू को गले से लगा लिया। मेरी बेटी को बचा लो, उसने रोते हुए कहा, लेकिन पंडित रामदास ने सिर्फ सिर हिलाया। यह मेरे बस की बात नहीं है, उसने कहा। हबशी जिन्न की शक्ति बहुत प्राचीन है, इसे हराने के लिए कोई साधारण पूजा या मंत्र काम नहीं करेगा। परिवार अब पूरी तरह टूट चुका था। शांति दिन रात रोती रहती थी। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मंदिर, हर दरगाह और हर तांत्रिक के पास गई। रामलाल, जो कभी हंसते हंसते अपनी दुकान चलाता था, अब चुपचाप घर के एक कोने में बैठा रहता था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं और उसका चेहरा उदासी से भरा था। गोपाल ने अपनी बहन को बचाने की हर कोशिश की। वह गांव के बुजुर्गों से मिला, पुरानी किताबें पढ़ीं और उस पीपल के पेड़ के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे वही जवाब मिला, हबशी जिन्न को हराना असंभव था। अंजू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उसका पेट और उभर रहा था और उसकी सांसें अब और धीमी हो गई थीं। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें। वे अब पूरी तरह खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें बची ही न हो। रात के समय जब घर में सन्नाटा छा जाता, अंजू के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी फुसफुसाहट, कभी हल्की सी चीख और कभी एक गहरी ठंडी आवाज, अंजू मेरी हो। शांति और रामलाल रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करते, लेकिन वे जानते थे कि उनकी बेटी अब उनकी नहीं थी, वह हबशी जिन्न की थी। एक रात जब अंजू का पेट और उभर गया था, परिवार ने फैसला किया कि उसे किसी बड़े शहर के अस्पताल ले जाया जाए। रामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और गोपाल ने जीप तैयार की, लेकिन जब वे अंजू को ले जाने के लिए उसके कमरे में गए तो वह वहां नहीं थी। उसका बिस्तर खाली था और खिड़की खुली हुई थी। शांति ने चीख मार दी, मेरी बेटी कहां गई? परिवार ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन अंजू कहीं नहीं थी। गोपाल ने बाहर आंगन में देखा और उसे दूर रेगिस्तान में एक हल्का सा साया दिखा। वह उस पीपल के पेड़ की ओर जा रहा था। गोपाल ने रामलाल को बुलाया और दोनों उस साए के पीछे दौड़े।
शांति भी उनके साथ थी, रोते हुए और अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए। जब वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने अंजू को देखा। वह पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर हवा में हल्का हल्का तैर रहा था। उसके चारों ओर एक काला साया मंडरा रहा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अंजू! गोपाल ने चीखा, लेकिन अंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह साया अब और साफ हो रहा था। हबशी जिन्न, जिसकी शक्ति अब अंजू को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। रामलाल ने अंजू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा था कि उसका हाथ जड़ हो गया। शांति ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज हबशी जिन्न की गहरी हंसी में दब गई। ये मेरी है, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रेगिस्तान का सन्नाटा कांप उठा। गोपाल ने हिम्मत जुटाई और अंजू को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंजू का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वह साया पल भर में गायब हो गया और अंजू की आंखें बंद थीं। परिवार ने अंजू को उठाया और घर ले आए, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं तो वे अब और खाली थीं। उसका पेट अब और उभर रहा था और उसकी सांसें अब मुश्किल से चल रही थीं। शांति ने उसे गले लगाया और रोते हुए कहा, मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया? लेकिन अंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब सिर्फ एक खोल थी, जिसके भीतर हबशी जिन्न की शक्ति पल रही थी। परिवार ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने तांत्रिकों, मौलवियों और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी अंजू को बचा नहीं सका। एक रात जब चांद फिर से जैसलमेर के आसमान में चमक रहा था, अंजू की सांसें रुक गईं, उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन उसका पेट अब भी उभरा हुआ था, जैसे कोई अनजानी शक्ति अभी भी उसके भीतर जीवित हो। शांति और रामलाल ने चीख चीख कर रोया और गोपाल अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उनका परिवार, उनकी खुशहाली और उनकी बेटी, सब कुछ हबशी जिन्न ने छीन लिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसलमेर की गलियों में आज भी लोग उस पीपल के पेड़ के बारे में फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि रात के सन्नाटे में जब चांद रेत पर चमकता है, वहां एक हल्की सी पुकार सुनाई देती है, अंजू। कुछ लोग कहते हैं कि अंजू की आत्मा अभी भी उस पेड़ के आसपास भटकती है, हबशी जिन्न की कैद में। कुछ लोग कहते हैं कि वह साया आज भी नई आत्माओं की तलाश में है, लेकिन कोई भी उस पेड़ के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। अंजू का परिवार अब जैसलमेर में नहीं रहता। शांति और रामलाल ने उस घर को छोड़ दिया और गोपाल कहीं और चला गया, लेकिन उनकी आंखों में वह दर्द आज भी है जो हबशी जिन्न ने उन्हें दिया था। अंजू की कहानी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गई। हबशी जिन्न का साया आज भी उस पीपल के पेड़ में बसता है और उसकी पुकार आज भी जैसलमेर की रातों में गूंजती है। यह कहानी खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ एक अनसुलझा अंत है जो रेगिस्तान की रेत में कहीं दफन है और जो शायद कभी सुलझेगी नहीं।